हाँ देखिए, अगला टॉपिक है लेंस मेकर फॉर्मूला। मिरर के केस में हमने देखा था कि जो फोकल लेंथ होता है मिरर के केस में जो फोकल लेंथ होता है वो बस एक बात पर डिपेंड करता है कि मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, और वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। बस F इज इक्वल टू R बाई, बड़ा आसान होता था ये निकालना, F इज इक्वल टू R बाई 2, ठीक है। लेकिन बाबू लेंस के केस में जो फोकल लेंथ होता है वो बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले फोकल लेंथ का मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी पैरेलल पर एक्सियल रे को भेजें तो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट को फोकस कहते हैं, और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच के डिस्टेंस को ही ना हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये कितना मुड़ेगा, ये मुड़ना कई बातों पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात कि बाहर का मीडियम कौन है, ये वाला मीडियम कौन है, क्योंकि रे को तो 2 बार ना मुड़ना है। अरे यहाँ पर आपको लग रहा होगा एक बार मुड़ेंगे, एक बार थोड़े मुड़ेगा। एक बार वो इसमें से इसमें जाते समय मुड़ेगा, एक बार वो इसमें से इसमें जाते समय मुड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये कितना मुड़ेगा ऑब्वियसली ये डिपेंड करेगा ना कि ये कौन सा मीडियम है, चाहिए कौन सा मीडियम है। अरे यार दोनों पे डिपेंड करेगा। यानी कि लेंस के केस में जो फोकल लेंथ होता है वो सबसे पहले इस बात पर डिपेंड करेगा कि सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग लेंस का इस्तेमाल हवा में कर रहे हैं तो सराउंडिंग अभी कौन है, हवा है। हम उसी लेंस का इस्तेमाल अगर पानी में करें तब सराउंडिंग कौन है, पानी है। तो जाहिर सी बात है स्नेल्स लॉ लिखते समय ये और ये दोनों मीडियम ना आता है, ठीक है। तो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा। फिर वो डिपेंड करेगा किस पर, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अरे बोलो यार, तो म्यू ऑफ एल पर डिपेंड करेगा। साथ ही साथ वो इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है। तो बाबू इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर हम लोग R1 बोल दें, इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर हम R2 बोल दें, इसको R1 बोल दें और इसको R2 बोल दें, तो ये R1 पे भी डिपेंड करेगा और R2 पे भी डिपेंड करेगा। तो कहने का मतलब है फोकल लेंथ इन 4 लोगों पर किस तरीके से डिपेंड करेगा, वो उसी रिलेशन को हम लोग बोलेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। अब जैसे मान लो कि तुम्हारा आंख खराब होता है, डॉक्टर को जाके जब तुम दिखाते हो तो डॉक्टर डिसाइड करता है कि इस आदमी को 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला कॉनकेव लेंस लगेगा, चाहे 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। तो वो प्रिस्क्राइब करेगा, एक चश्मा प्रिस्क्राइब करेगा, आप उसको ले जाके चश्मे की दुकान पर दीजिएगा। तो चश्मे की दुकान वाले को देखो 2 बात पता है। एक तो ये पता है कि सराउंडिंग के रूप में क्या होने वाला है, एयर होने वाला है। दूसरा बात पता है कि उसके पास जो जिस चीज़ को उसको लेंस में कन्वर्ट करना है, अब वो ग्लास है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, फाइबर है तो फाइबर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है ना। तो 2 बातें तो पता है। उसके अलावा उसको जो फोकल लेंथ बनाना है, उसको जो फोकल लेंथ चाहिए ना, तो उसके लिए वो नॉर्मल एक ग्लास का स्लैब लेता है और उसको घिसना शुरू करता है। घिसता है, एक मशीन होता है घिसने वाला, तो इधर से भी घिसेगा, इधर से भी घिसेगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ इस तरीके से वो बना देता है दोनों साइड का कि उसको जितना फोकल लेंथ चाहिए उसको मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनके रिलेशन का ही इस्तेमाल किया जाता है किसी भी फोकल लेंथ के लेंस को बनाने के लिए, मेक करने के लिए। इसीलिए उसके रिलेशन को बोला जाएगा लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आखिर वो रिलेशन आएगा कैसे। तो सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है O, तो इसे हम लोग एक रे निकालें। चलिए, तो रे निकल के यहाँ गया, अब यहाँ इसका रिफ्रैक्शन होने वाला है, तो हम इस मीडियम को डेंसर मान लेते हैं, इस मीडियम को रेयरर मान लेते हैं, जो कि नॉर्मल सिचुएशन है। अरे बोलो ना, तो मान लो कि अगर ये ग्लास भी है, क्या है, ग्लास भी है, तो बाबू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, एयर का 1, तो यही ना टेंसर हुआ। इवन आप इस ग्लास को पानी में भी लेके चले जाइएगा तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3
3 होता है, तो 1.3 1.5 से तो कम ही ना है। तो नॉर्मल सिचुएशन में हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, डेंसर मीडियम और इसको रेयरर मीडियम। हालांकि जब हम लोग प्रूफ करेंगे रिलेशन ना, वो रिलेशन उसके लिए भी वैलिड होगा जब ये रेयरर हो जाए और ये हाँ सराउंडिंग डेंसर हो जाए और लेंस रेयरर हो जाए, रिलेशन उसके लिए भी वैलिड होगा। क्योंकि हमको तो कोई एक ही ना पकड़ के चलना पड़ेगा, तो हम इसको डेंसर मान लेते हैं, इसको रेयरर मान लेते हैं। रे जो है रेयरर से डेंसर में जाने की तैयारी में है, बोलिए, तो इसको तो मुड़ना पड़ेगा। और जब कोई रेयरर से डेंसर में जाता है तो वो किधर मुड़ता है, नॉर्मल की तरफ मुड़ता है। तो पहले नॉर्मल तो ड्रॉ कर लें। तो बाबू इस सरफेस का सेंटर कहाँ होगा, अरे तो ये कर्व्ड सरफेस है ना, तो इसका सेंटर कहाँ होगा, अगर हम इसको पूरा मिलाएं तो सेंटर का इधर ही होगा। तो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैंने दिखा दिया है C1 से। कैसे दिखाया है, C1 से दिखाया है। और C1 से इसलिए मैंने दिखाया है, हालांकि आप बोलिएगा सो इधर वाले को C1 उधर वाले को C2 ना बोलना चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि रे जब आ रहा है तो पहली बार इससे ना टकरा रहा है, तो हमारे लिए 1 नंबर वाला सरफेस ये होगा। तो इसी के सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरी बार नहीं इससे टकराएगा, तो हमारे लिए 2 नंबर वाला सरफेस हो गया। तो इसका सेंटर इधर होगा कहीं, तो इसीलिए हमने इसको C2 से दिखा दिया है। तो अब हम यहाँ एक नॉर्मल अगर ड्रॉ करें तो नॉर्मल कहाँ से होके पास करेगा, अरे किसी भी स्फेरिकल सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करिएगा ना तो वो हमेशा उसके सेंटर से होके पास करेगा। तो सेंटर से पास करा दीजिए, ये नॉर्मल हो गया। रे सीधा नहीं जाएगा, उसको इस नॉर्मल की तरफ मुड़ना पड़ेगा, तो मोड़ दीजिए कुछ इस तरीके से। अब सुनिए, अगर ये सरफेस नहीं आता, बोलिए इधर पूरा एक ही मीडियम होता, लेंस वाला ही मीडियम होता, तो ये रे सीधा जाता कि नहीं, और सीधा जाता तो कहीं वहां ना जाके मिलता। अरे बोलो, वो तो इस सरफेस के आ जाने की वजह से अब रे यहां पर एक बार फिर से मुड़ेगा। लेकिन अगर ये नहीं होता, देखिए आप लोग जो है ना, आप लोग इरिटेट कर रहे हैं। अब आइंदा से नहीं होना चाहिए फर्स्ट 2 बेंच में। ये मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं। हाँ हो गया। अब इधर देखो, अगर ये सरफेस नहीं होता तो ये क्या होता, सीधा जाता, सीधा जाके कहीं यहां पर मिलता। अरे बोलो ना, अगर ये पूरा लेंस ही का मीडियम होता, पूरा एकदम सेम ही मीडियम होता, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट होता और वहां पर बनता इमेज। लेकिन बनेगा नहीं ना, क्योंकि अभी इस रे को एक बार फिर से रिफ्रैक्ट करना है, एक बार फिर से डेंसर से कहाँ आना है, रेयरर में आना है। लेकिन फिर भी हम इस पॉइंट को कुछ नाम देते हैं, इसको हम लोग आई डैश कह देते हैं। वो इमेज नहीं है, लेकिन इमेज होता अगर ये सरफेस नहीं होता, पूरा एक ही होता तो वही इमेज होता। ठीक है, अब यहां पर भी रिफ्रैक्शन होगा। यहां पर रे जो है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाना चाह रहा है, तो कहीं भी रिफ्रैक्शन कराना है, नॉर्मल तो तुमको ड्रॉ करना पड़ेगा। अब इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो इसके सेंटर से होकर ना गुजरेगा, इस सरफेस का सेंटर यही पर ना है। तो बाबू नॉर्मल ड्रॉ करिए, बताइए सेंटर से होकर गुजरा, रे सीधा तो नहीं जाएगा, वो नॉर्मल से, नॉर्मल यही ना है, ऐसे दूर कहीं इधर ना भागेगा, भाग के यहां पहुंचा, ये होगा आपका फाइनल इमेज। इसको हम लोग आई बोलेंगे। ये है ऑब्जेक्ट, तो ये है इमेज। क्लियर है? चलिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां से लेकर Q से लेकर जो C1 तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। अरे सरफेस और सेंटर के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ही ना बोला जाता है, लेकिन ये हमारे लिए 1 नंबर वाला ना सरफेस था, इसीलिए इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोगों ने R1 से डिनोट किया। बताइए हमारे लिए 2 नंबर वाला सरफेस है, तो इस सरफेस से अगर हम इसके सेंटर को मिलाए तो हम उसको R2 नहीं बोलेंगे। अरे बोलिए ना। चलिए, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज के बीच के डिस्टेंस को V, बोलिए ना। अल्टीमेटली ये ऑब्जेक्ट है तो यही ना इमेज है, तो यहां से ये U होगा तो यहां से वो आपका V हो जाएगा। ठीक है, जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये सब काम आएगा ना। अब देखो हमको करना क्या है, हमको ये एक कर्व्ड सरफेस है, इसके लिए कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लिखना है। फिर ये भी एक कर्व्ड सरफेस है, तो इस कर्व्ड सरफेस के लिए भी रिफ्रैक्शन वाला
फॉर्मूला लिखेंगे, बस यही हमारा काम है। उसके बाद का काम बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले तो दांत चियार रहा है कि कॉर्ड सरफेस का रिफ्रैक्शन का आखिर ये फॉर्मूला है क्या? बोलो, बताओ तुम क्या है? फॉर्मूला है यस सर। कौन बताएगा? रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है? तुम नहीं बताएगा। और बोलो। चलिए ठीक है, तो इसका मतलब है कि सब लोग ही जब बताना चाह रहे हैं तो इससे बढ़िया है कि मैं ही बता देता हूं। तो कहने का मतलब है कि इधर म्यू1 था, इधर म्यू2 था, ये ऑब्जेक्ट था और यहाँ पर क्या बन रहा था? इमेज बन रहा था। इसको हमने यू कहा था, इसको हमने भी कहा था और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हमने आर कहा था। तो इन 5 लोगों के बीच में हम लोगों ने एक रिलेशन देखा था, ठीक है? वो रिलेशन था म्यू2 बाई भी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। यही है कर्व्ड सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन का ऑब्जेक्ट और इमेज को रिलेट करने वाला फॉर्मूला। बोलिए एक बार फिर से सब लोग मिल के। अभी यूज करेंगे हम इसका, तो कम से कम अभी के लिए याद कर लो। कम से कम अगर गजनी के भी खानदान से हो गए तो अगले 15 मिनट तक तो याद रहेगा ना ये। हाँ, तो उतना ही देर के लिए याद करिएगा, क्योंकि ये 2 बार यूज होने वाला है। बोलिए मिल के, बोलिए सब लोग। म्यू2 बाई भी माइनस म्यू1 बाई यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। जो म्यू2 होता है वो होता है रिफ्रैक्टेड रे वाला मीडियम। म्यू1 जो होता है वो होता है इंसिडेंट रे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद हो गया तुमको? मिटा के तुमसे पूछूंगा, बता दोगे? कसम खा के बोल रहे हो? हैं? बताओ तुम। क्या बात है। बैठो। हाँ, इधर देखिए, अभी इसका हम यूज करेंगे। अब सुनिए, तो क्या हुआ? हमको भी दे रहे हो? अच्छा ठीक। तुम कहें लाट टपका रहे, लो आओ। नहीं, इधर देखिए, समय कम है, बहुत कुछ देखना है। तो बाबू सबसे पहले हम लोग, ये एक कर्व्ड सरफेस है, तो इस कर्व्ड सरफेस, शांत हो जाइए ना। इस कर्व्ड सरफेस के लिए हम लोग वही अभी जो फॉर्मूला देखे थे ना, वो हम लोग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि कर्व्ड सरफेस के इधर कौन सा मीडियम है? म्यू एस वाला। और कर्व्ड सरफेस का उधर कौन सा मीडियम? म्यू एल वाला। तो उसका फोटो देखिए, मैंने इधर बनाया है। जाहिर सी बात है कि ये म्यू एस होगा और ये कौन सा होगा? म्यू एल होगा। हाँ, एक और बात है, हमने अब ये माना, चूंकि हम सिर्फ अभी इसके थ्रू ना देखना चाह रहे हैं, तो हम इस पूरे मीडियम को अभी म्यू एल ही मानने वाले हैं। अरे बोलो ना। हाँ, तो बताइए, ये रे जो है यहीं पर ना जाके मिला है जिसको हमने आई डैश कहा है। अरे बोलिए। तो सिर्फ इसी सरफेस की बात हो अगर, तो ये है ऑब्जेक्ट, तो ये है इमेज। क्लियर है? तो वो चीज देखिए मैंने बना दिया है। ओ ऑब्जेक्ट और आई डैश क्या है? इमेज है। इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, और ये जो C है ये ऑप्टिकल सेंटर है, Q के जस्ट बगल में, इधर नहीं है। तो इसीलिए मैंने इस Q के जस्ट बगल में इधर ऑप्टिकल सेंटर भी ड्रॉ कर दिया है। तो हमको बस उतनी ही चीजें चाहिए। शांत हो जाइए। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस वाला फॉर्मूला लिखने के लिए तो सबसे पहले लिखेंगे म्यू2 बाई भी। तो क्या है म्यू2? इधर म्यू2 होता है रिफ्रैक्टेड रे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टेड रे इसी मीडियम में ना है, रिफ्रैक्टेड रे लेंस में ही ना है। बोलिए ना, इस केस में यही ना रिफ्रैक्टेड रे है, किस में है? लेंस में है। तो म्यू2 की जगह पे लिखा जाएगा म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाई भी का मतलब क्या हुआ? इमेज। तो बाबू अच्छा, इस सरफेस के लिए पोल ये होगा, तो क्या लिखा जाएगा? क्यू आई डैश। क्या लिखा जाएगा? एक चीज देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी हम लोग यू भी आर एफ इन सब की जगह पे ए बी बी सी पी ओ पी सी ये सब लिखेंगे, हमेशा साइन कंसीडर करेंगे। अरे बोलिए, चाहे ए बी बी सी पी ओ पी सी पी आई की जगह पे अगर यू भी एफ ये सब लिखेंगे
तो एक बार फिर से हम लोग साइन कंसीडर करेंगे, बोलो ना। तो म्यू2 बाई भी ना हम लोग पढ़े हैं, तो भी की जगह पे बताइए ऐसा ए बी बी सी सी डी टाइप का कुछ लिखने जा रहे हैं, साइन कंसीडर करना होगा। यहाँ आप बच इसलिए गए हैं क्योंकि क्यू आई डैश जो होगा वो, अरे यार इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को क्या मानेंगे, इंसिडेंट रे उधरे ना जा रहा है, इसीलिए वो डायरेक्शन को पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को। तो यहाँ आप इसलिए बच गए हैं क्योंकि क्यू आई डैश वैसे भी क्या होने वाला है, पॉजिटिव, तो इसीलिए आपने सिर्फ क्यू आई डैश भी बोला तो सही था। लेकिन जब मैं माइनस म्यू1 बाई यू लिखूंगा तो म्यू1 अब की बार म्यू एस ना है, इंसिडेंट रे वाला, हाँ इंसिडेंट रे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू1 कहा जाता है। इंसिडेंट रे अभी सराउंडिंग में है तो इसीलिए म्यू एस लगा, डिवाइडेड बाई यू। क्या है तुम इतना लग रहा है? उसके बाद u लिखा जाएगा। तो आप बताइए u का मतलब qo ना होगा, तो qo की माइनस qo, क्या बात है। तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि इधर का डिस्टेंस है, नेगेटिव साइन के साथ मेजर किया जाएगा, बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। तो r का मतलब तो qc1 ना होगा। अरे यहां से लेकर यहां तक को ना बोला जाएगा, हालांकि बाबू हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, r1 बोल रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग बस QC1 ही उसको लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? अब सुनिए, हमको ना थिन लेंसेज पढ़नी है। थिन लेंसेज का मतलब हुआ कि आपका ये QC और S जो होगा वो एक दूसरे के बहुत, अरे एकदम पतला सा लेंस होगा, तो तीनों एक दूसरे के करीब नहीं होगा। अरे तुम समझ रहे हो? तो इसका मतलब हुआ कि सिंस द लेंस इज वेरी थिन, Q विल बी वेरी नियर टू C, क्योंकि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ऑप्टिकल सेंटर है। तो Q की जगह पे हम लोग लिख देते हैं C, जहां जहां Q वहां वहां C। तो ये हो जाएगा आपका म्यूएल डिवाइडेड बाई सी आई डैश, माइनस माइनस मिलके तो प्लस ना, म्यूएस डिवाइडेड बाई CO बराबर म्यूएल माइनस म्यूएस डिवाइडेड बाई CC1। Q की जगह C रखा हमने, इक्वेशन नंबर 1 नाम दीजिए। और आइए अब चलते हैं हम लोग इस वाले सरफेस के पास। अब बताइए इस वाले सरफेस के इधर क्या है, लेंस वाला मीडियम, और उधर क्या है, सराउंडिंग वाला मीडियम। अरे सराउंडिंग एयर हो सकता है, लेकिन यहां हम कोई दूसरा मीडियम मान के चल रहे हैं। उस मीडियम को आप जो मान लीजिए, बोलिए ना, वाटर मानना चाहे वाटर मान लीजिए, ग्लिसरीन मान लीजिए, जो मन करे मानिए। तो बाबू उस फोटो को अगर हमने ड्रॉ किया तो इधर लेंस ना है, उधर सराउंडिंग ना है, तो ये हो गया म्यू एल, और इधर वाले को क्या बोला जाएगा, म्यू एस बोला जाएगा। अब बताइए इस केस में इंसिडेंट रे ये है, जो कि अगर आगे बढ़ता तो कहां मिलता, आई डैश। अरे बोलो जल्दी, वही चीज देखिए मैंने यहां ड्रॉ किया है, इंसिडेंट रे ये है, आगे बढ़ता तो कहां मिलता है। और आप जानते हैं ना, इंसिडेंट रे के ही इंटरसेक्शन पॉइंट को बोला जाता है ऑब्जेक्ट। अरे यार, इंसिडेंट रे के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोला जाता है? तो इस इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट यहां ना है, यानी इस वाले सरफेस के लिए ये जो है ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये आई डैश इसके लिए इमेज था, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा। एक्चुअली यहां पर अगर हम देखें तो ये रे एक साथ दो रिश्ते निभा रहा है। इसके लिए वो रिश्ता निभा रहा है रिफ्रैक्टेड रे का, और इसके लिए इंसिडेंट रे का, यानी इसका इंटरसेक्शन पॉइंट एक साथ दो रोल प्ले करेगा। इसके लिए चूंकि रिफ्रैक्टेड रे है तो इमेज बनाएगा, और इसके लिए चूंकि ये इंसिडेंट रे है तो ऑब्जेक्ट। तो जो इसका इमेज है वही इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये आई डैश जो है वो इस सरफेस का ऑब्जेक्ट होगा, और ये है रिफ्रैक्टेड रे, तो रिफ्रैक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट इमेज बनाएगा। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया इमेज। क्लियर? अब आइए इसके लिए भी हम लोग लिखते हैं म्यू2 बाई भी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। बताइए म्यू2 कौन है अब की बार? रिफ्रैक्टेड रे वाले मीडियम को ना म्यू2 बोला जाता है, तो म्यू2 अब की बार है म्यू एस डिवाइडेड बाई यू। बाबू नहीं, सॉरी भी म्यू2 बाई भी का मतलब हुआ एस, नहीं इसका पोल यहाँ है, पोल से ना मेजर करेंगे, पोल वहां है, तो क्या बोलेंगे, इमेज यही ना बना है, तो भी का मतलब हुआ इमेज डिस्टेंस, एस आई। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा बाबू एस आई। अच्छा प्लस में, क्योंकि उधर है
इधर होता तो माइनस में। उसके बाद माइनस का साइन देंगे। म्यू1 कौन है? म्यू1 लेंस है आपकी बार भाई, इंसिडेंटल लेंस में म्यू1 हो जाएगा लेंस और डिवाइडेड बाई म्यू2 बाई भी माइनस म्यू1 बाई यू। यू का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बहुत अच्छा, एस आई, और ये भी पॉजिटिव है, क्या बात है, ये भी पॉजिटिव है, एस आई डैश, ये भी पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। उसके बाद म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर, तो म्यू2 की जगह पे म्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस म्यू1 की जगह पे म्यू ऑफ लेंस, यही ना था। और आर का मतलब बाबू क्या हो जाएगा? SC2 ना हो जाएगा। तो SC2 प्लस में कि माइनस में? इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, तो हम लोग माइनस में। दिस विल बिकम SC2। एक बार फिर से, सिंस द लेंस इज वेरी थिन, तो अगर लेंस बहुत पतला है तो आपको नहीं लग रहा है Q, ये C, ये S सब लगभग एक ही जगह पे होगा। तो अगर सब एक ही जगह पे है तो हम चाहें तो जहां जहां S है उसकी जगह पे C रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा म्यू एस डिवाइडेड बाई CI, और माइनस से रह जाएगा ये म्यूएल। अच्छा यहाँ माइनस छोड़ दिया मैंने ना, तुम लोग बताओ, बता भी नहीं रहे हो, बताओ। अरे SC2 माइनस में ना होगा, हाँ तो माइनस छूट गया तो बताना चाहिए ना। म्यू ऑफ लेंस अपॉन SI डैश, क्या है ये? आज पहली बार, हाँ बोलिए क्या होगा? CI डैश होगा ना। अरे जहां जहां है उसकी जगह हम लोग क्या रख रहे हैं? हाँ तो बहुत बढ़िया, आई माइनस साइन को ऊपर भेज दो, पलट जाएगा। तो म्यू ऑफ लेंस माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग डिवाइडेड बाई CC2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहा जाए। कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन को धीरे से जोड़ दीजिए। तो जैसा ही आप जोड़िएगा, आप देखिए म्यूएल अपॉन CI डैश, अरे इधर 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 म्यूएल अपॉन CI डैश, अब म्यूएल अपॉन CI डैश, इधर प्लस में, इधर कैंसिल हो गया, तो इसमें क्या बचेगा? म्यू एस अपॉन CO बचेगा। तो ये देखिए मैंने लिखा म्यू एस अपॉन क्या? CO। इसमें क्या बचेगा? म्यू एस अपॉन CI। अब बराबर, एक मिनट रुकिए ना, हमको इसको और इसको ना जोड़ना है। पता चल रहा है म्यूएल माइनस म्यू एस, इसमें भी है म्यूएल माइनस म्यू एस, तो दोनों को कॉमन ले लिया जाए। तो अगर हम म्यूएल माइनस म्यू एस को कॉमन ही ले लें तो इसमें बच जाएगा 1 बाई CC1 प्लस 1 बाई CC2। नहीं समझे? ऐसा ही ना होगा? बहुत अच्छा। अब हम तैयार हैं वैल्यूज को पुट करने के लिए। CO क्या है, CI क्या है, और CC1 क्या है, CC2 क्या है कि नहीं? तो सबसे पहले बताओ व्हाट इज द CO? CO क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बताना तुम, मैं पूछूंगा तो ठीक है। बताओ CI क्या है? इमेज डिस्टेंस। बताओ CC1 क्या होगा? R1 होगा। और CC2 क्या होगा? R2। बताओगे नहीं, पूछूंगा तो? हाँ अच्छा है, बताना। बताओ बाबू, म्यूएस अच्छा म्यूएस को कॉमन ले ले, क्या क्या बात है, म्यूएस को तो कॉमन ही ले लीजिए आप। तो म्यूएस को अगर आप कॉमन ले लीजिएगा, I1 अपॉन CO ना, CO जो था U था, इधर था तो माइनस U। आइए आइए देखे देखे हम लोग, ये देखिए CO जो है U है, इधर है तो माइनस U होगा, क्या बात है। तो 1 अपॉन माइनस U, और माइनस नहीं प्लस है, देखिए प्लस है तो प्लस लिखिए। और उसके बाद बताइए CI क्या है? CI भी ना है, अब भी मैंने CI भी उधर है तो प्लस भी ना आएगा, तो 1 बाई क्या? प्लस भी। अब बराबर, ये देखिए म्यूएल माइनस म्यू एस, तो ये हो जाएगा म्यू एल माइनस म्यू एस। और बाबू 1 बाई CC1, CC1 R1 था, लेकिन सुनिए एक मिनट, R1 जो है उधर है तो प्लस में R1, प्लस में R1 होगा। चलिए ठीक है, बताइए। तो 1 बाई R1 प्लस में ना होगा, और उसके बाद माइनस लिखा जाता है। नहीं प्लस है, क्या बात करते हो, प्लस है, प्लस। रुक रुक रुक, प्लस है तो प्लस ना लिखेंगे, लेकिन जब CC2 लिखेंगे, भाई देखिए CC2 इधर है, माइनस R2 आएगा, क्या बात है।
तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1/cc2 की जगह -r2, नहीं लिखेंगे। अब इस म्यूएस को हम इधर भेज दें तो इधर में क्या बचा, 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू म्यूएल माइनस म्यूएस अपॉन म्यूएस, और ये हो जाएगा 1/r1 - 1/r2। अब म्यूएस का बंटवारा करें अगर हम दोनों को अलग अलग दे दें तो बताइए, ये म्यूएल अपॉन म्यूएस माइनस 1 ना, और ये हो गया आपका 1/r1 - 1 और कौन बताएगा 1/v - 1/u क्या होता है? ये तो पिछले क्लास में हमने डिराइव किया है। अरे यही तो होता है 1 है। तो दिस इज द कॉल्ड वेरी फेमस लेंस मेकर फॉर्मूला। इसमें म्यूएल भी है, म्यूएस भी है, r1 भी है और r2 भी है, लेंस मेकर फॉर्मूला। क्लियर? अब सुनिए, 99% केस में रेयर और मीडियम के रूप में हवा देगा। बोलिए, तो अगर हम मान लीजिए म्यू ऑफ सराउंडिंग, अरे भाई म्यू ऑफ क्या, सराउंडिंग, अगर एयर हो तो 1 ना होगा, और म्यू ऑफ लेंस, तब उस केस में आप कुछ म्यू ले लीजिए। मैंने कहने का मतलब है लेंस को हमने कहाँ रखा है बताइए ना, एयर में रखा है, तो ये इसका 1 हो जाएगा और इसका हम कुछ क्या ले लेते हैं, म्यू ले लेते हैं। बोलिए जल्दी। तो इस केस में 1 फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, म्यू ऑफ लेंस की जगह पे तो नॉर्मल म्यू ना, डिवाइडेड बाई 1 कौन लिखता है, कोई नहीं लिखता है, -1 1/r1 - 1/r2। कोई दिक्कत इसमें हो तो बताइए। ये आपको समझ में आया है? कब कौन सा स्टेप हमने क्यों लिया है, ये सब आपको समझ में आया है? तो इतना सब करने के बाद वो आ जाएगा। एग्जाम्स में अगर आपसे डायरेक्ट यही प्रूफ करने को बोल दे तो क्या करेंगे, हम पहले म्यू ऑफ सराउंडिंग, म्यू ऑफ लेंस के टर्म में इसको प्रूफ कर लेंगे, और उसके बाद म्यू ऑफ एस की जगह 1 रख लेंगे, म्यू ऑफ लेंस की जगह म्यू रख लेंगे, वो आ जाएगा। इतना करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो है पहले ही आप इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या मान लीजिएगा, 1, ये एयर है तो 1, और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू मान लीजिएगा। नहीं समझ में आया? तो जब आप डिराइव कर रहे होंगे तो जहां जहां म्यू एस है ना, सबकी जगह पे क्या आएगा, पहले ही 1 है, ये पहले ही आ जाएगा 1/CO 1/CI, पहले ही आ जाएगा म्यू -1। तो कहने का मतलब है कि डायरेक्ट प्रूफ होगा वो, ये क्या आ जाएगा, ये तो ऐसा ही ना 1 हो गया, ये तो है ही नहीं। तो हम डायरेक्ट इसके बाद नहीं लिख देंगे 1/f, और डायरेक्ट ये नहीं आ गया म्यू -1 × 1/r1 - 1/r2। अरे बोलिए, हालांकि आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए कि आप अपने आप को रट्टू समझते हैं, तब तो ऐसे ही रट के जाइएगा, इसके जगह पे लिख दीजिएगा, है कि नहीं? क्लियर है? चलिए देख लीजिए। अब ये भी आपको याद होना पड़ेगा, चलो याद करो, नहीं तो समझ लेना। किसी भी 5 आदमी को उठा के इस स्लाइड को आगे करते ही मैं पूछूंगा, और जो समझ रहा है कि हमसे थोड़े पूछेंगे, एक्चुअली मैं उसी से पूछने वाला हूं। अब मैं जिससे पूछने वाला हूं समझ गया है कि हमसे पूछने वाले हैं। अरे बाबू, तो ये याद करना ही पड़ेगा, ये यूनिवर्सल है, और जब ये याद कर लोगी तो वो याद करने में क्या दिक्कत है रे? आसान नहीं है, दोनों याद करो। है? हाँ, मैंने क्या कहा कि जब भी ABBCD की जगह UVF रखा जाएगा तब भी साइन कंसीडर, और जब UVF की जगह ABBCD रखेंगे तब भी साइन कंसीडर करेंगे। पहली बार क्या था, एक फॉर्मूला था μ2/v, उस v की जगह पे कुछ रखना था, हमको कुछ रखना था तो साइन। यहाँ पर क्या हुआ है, CO की जगह अब वापस से हम लोग ला के रख रहे हैं। तो जब भी पुट करेंगे ना, एज इट इज फॉर्मूला ना यूज करके, जब पुट करके जब भी हम कुछ भी करेंगे तो हमेशा साइन कंसीडर करेंगे। हो गया याद? याद हो गया? अरे सब लोग बोलो, नहीं याद हुआ है? हैं? पूछूं मैं? कोई है जो बोल रहा है अभी रुक जाइए, याद करना है? चलो ठीक है। 1 फोकल लेंथ क्या होता है, म्यूएल अपॉन म्यूएस -1 1/r1 - 1/r2। हवा की बात हो तो म्यू -1 1/r1 - 1/r2।
म्यूएल तो पता है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यूएस तो पता है। ये R1 क्या है और ये R2 क्या है? तब जब रे आ रहा होगा ना, तो पहली बार जिस सरफेस से टकराएगा उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को R1, और दूसरी बार जिससे टकराएगा, और सुपरनोवा वाला नहीं आया है क्या? दूसरी बार जिससे टकराएगा उसको R2 बोला जाएगा। अरे बोलो ना। तो इधर से आ रहा है तो ये R1 होगा, और ये कहीं रे इधर से आ रहा हो तो ये R1 होगा और ये R2 होगा। सही है। चलिए अब सुनिए, अब जो मैं बोल रहा हूं बहुत ध्यान, ये हम लोग कर चुके हैं एक्चुअली। अरे हम लोग कर चुके हैं कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू हो, हवा का क्या हो, तो 1 अपन फोकल लेंथ कितना होगा? 1 अपन R1 माइनस 1 अपन R2। सही है। अब देखो बाबू, मैं कुछ बातें आपसे कहना चाह रहा हूं। अगले 10 मिनट खाली आप वो बात याद रखिएगा, अभी जो मैं बताऊंगा 10 मिनट उसको याद रखना है, उसके बाद भूल जाना था। अब एकदम भूल सकते हो, ठीक है, कोशिश करके भूल सकते हो, ठीक है, कोशिश करके आप चाहें तो उसको भूल सकते हैं। हालांकि भूलना थोड़ा मुश्किल होता है। नहीं मतलब एक चीज जो, क्या बात करते हो, एक बार जो आपको याद हो गया आप लोग जो है ना, फॉर क्या, तुमको नहीं लग रहा है आजकल तुम ज्यादा ही समझने लगा है? हद हाल है। इधर देखो नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इधर देखिए, मैं कह रहा हूं कि फॉर कॉन्वेक्स लेंस, तो ये लड़का फिर बाहर जाएगा लग रहा है। इधर देखिए, अरे तुम लोग यार टाइम वैसे ही, मैं जो बात अभी बताऊंगा बस 10-15 मिनट वैलिडिटी, उतना देर के लिए याद रखना। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस ले और रे को इधर से भेजें, तो जाहिर सी बात है R1 ये होगा और R2, इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को R1 और इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को R2 बोलेंगे। तो जो टर्म जब हम लोग 1 अपन फोकल लेंथ लिख रहे थे, तो एक था म्यूएल अपन म्यूएस माइनस 1, और फिर था 1 अपन R1 माइनस 1 अपन R2। तो ये जो टर्म 1 अपन R1 माइनस 1 अपन R2 है ना, अभी फिलहाल हमारा फोकस उसी पर रहेगा कि 1 अपन R1 बताइए जब हम लिखेंगे तो प्लस साइन के साथ कि माइनस साइन के साथ? तो इसका सेंटर उधर ना है क्या? तुम लोग बोल रहे हैं, अरे इसका सेंटर उधर ना है, तो इसका रेडियस मेजर करने के लिए उधर ना जाओगे? नहीं समझ में आया? तो R1 जो होगा रे बाबू, वो प्लस साइन के साथ लिखा जाएगा और माइनस 1 अपन R2 लिखा जाता है। ये R2 को जब हम लिखेंगे तो प्लस साइन के साथ कि माइनस साइन, इसको लिखा जाएगा माइनस साइन के साथ। तो बाबू ये हो जाएगा समथिंग माइनस R2। अरे बोलिए, अब आप बताइए कि ये तो पॉजिटिव हुआ, अब माइनस माइनस मिलके ये भी पॉजिटिव हुआ। अरे अगर मैं अगला स्टेप ना लेके इसी में मैं लिखना चाहूँ, तो यहाँ पर दो पॉजिटिव चीजों का सम कैसा आएगा? बस यही मैं तुमसे पूछूंगा अगले 10 मिनट में कि बताओ कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठंडा लग रहा है, किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। किसके लिए? 1 अपन R1 माइनस 1 अपन R2 कैसा होता है? क्या बताना? पॉजिटिव होता है, यही ना बताओगे? यही चीज अगर हम कॉन्केव के लिए देखें तो बाबू, अगर इधर से हम लोग रे को भेज रहे हैं तो ये वाला होगा R1 और ये वाला होगा R2, ठीक है? तो इसमें जब हम 1 अपन R1 लिखेंगे तो R1 प्लस की माइनस, R1 का उधर है सेंटर, हाँ, तो माइनस R1 लिखोगे। अब माइनस 1 अपन R2 ना होता है, R2 को कैसे लिखोगे? प्लस साइन के साथ। तो ये R2, अभी तू बता, ये लिखा है -1/R1 -1/R2, दो गो माइनस चीज है, जोड़ देंगे तो माइनस है ना रहेगा। बस यही तुमसे मैं पूछूंगा कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये टर्म कैसा आता है, क्या बताना? पॉजिटिव। कॉन्केव के लिए ये टर्म कैसा आता है, बस यही तुम मुझको बताना। उसके बाद आइए हम कुछ कमाल की चीजें देखते हैं। हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट सिचुएशन इन विच द मीडियम ऑफ लेंस इज डेंसर। जब मीडियम बोल रहा हूं तो डेंसर बोलो, गजब करते हो तुम लोग। जब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस पूछता तब ना बोलते ग्रेटर देन। यार अंग्रेजी तुम लोग को समझ में नहीं आता है। फिर से मैं ट्राई करता हूं। हम लोग एक ऐसे सिचुएशन को देख रहे हैं जिसमें लेंस का मीडियम डेंसर है, सराउंडिंग का मीडियम
और ये एक नॉर्मल सिचुएशन है, कॉमनली यूज्ड सिचुएशन है, जिसमें सराउंडिंग जो होता है वो रेयरर होता है, लेंस जो होता है वो डेंसर होता है। तो इस केस में म्यू ऑफ एस को नीचे लेके आओगे तो म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ एस जो होगा ग्रेटर देन 1 ना हो जाएगा। अरे ये आ गया नीचे, इस 1 को उधर लेके जाओ तो म्यू ऑफ एल अपॉन म्यू ऑफ एस -1 ग्रेटर देन, एंड समथिंग इज ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ समथिंग इज पॉजिटिव, यानी ये चीज जो है वो पॉजिटिव है। अब हम बात करेंगे फॉर कॉन्वेक्स लेंस। किसकी बात करेंगे? तो फॉर कॉन्वेक्स लेंस 1 अपॉन फोकल लेंथ म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग -1 इंटू 1 अपॉन R1 -1 अपॉन, अब चलो वक्त आ गया है जो मैंने कहा था वो बताने का कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये कैसा चीज होता है। हाँ, ये टर्म आएगा पॉजिटिव, और ये टर्म आया है पॉजिटिव। म्यू एल अपॉन म्यू एस -1 कैसा आया है? पॉजिटिव आया है। और आप जानते हैं कि द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 पॉजिटिव टर्म्स विल बी पॉजिटिव इटसेल्फ। तो कहने का मतलब हुआ कि 1 अपॉन फोकल लेंथ कैसा आ गया? फोकल लेंथ कैसा आ गया? अब मतलब समझो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है और हमने कुछ पैरेलल रेज भेजी तो फोकस पॉजिटिव आने का मतलब हुआ इधर की इधर इसका मतलब हुआ ये रेज को क्या करेगा? कन्वर्ज। रेज को तो इनसे होके गुजर जाना है, इनसे होके गुजर जाना है। तो आप ये बताइए कि यहां पर वो फोकस करेगा तब ना फोकल लेंथ को हम लोग पॉजिटिव बोल पाएंगे। यानी पॉजिटिव फोकल लेंथ कन्वर्जेंस को दिखाता है। पॉजिटिव फोकल लेंथ कन्वर्जेंस को दिखाता है, ये कन्वर्ज करेगा। समझ रहे हो? हाँ। अब बात करेंगे फॉर, क्या बताइए? फॉर कॉनकेव लेंस की बात करेंगे तो 1 अपॉन फोकल लेंथ म्यू ऑफ लेंस, अरे तुम लोग भी दोहराते रहोगे याद हो जाएगा यार। म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग -1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2 ऐसा। अब बताइए कॉनकेव के लिए ये वाला टर्म कैसा आता था? याद करवाया मैंने अभी थोड़ी देर पहले। चलो ठीक है, ये वाला टर्म तो आया है पॉजिटिव, इस केस में ये वाला टर्म तो पॉजिटिव आया है। अब तुम बताओ पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या है? तो ये तो नेगेटिव, तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव। फोकल लेंथ के नेगेटिव होने का क्या मतलब हुआ कि अगर हम कुछ पैरेलल रेज को भेजें तो फोकल लेंथ नेगेटिव का इधर की उधर, नहीं इधर, हाँ मतलब इधर है कि इधर, इधर ना। तो इधर फोकस कब होगा? जब ये इन रेज को क्या करेगा? तब ना पीछे बढ़ा के हम ऐसे करेंगे। आप नहीं समझे? यानी नेगेटिव फोकल लेंथ डाइवर्जेंस को दिखाता है। क्या दिखाता है? रेज डाइवर्ज होंगी तब ना पीछे बढ़ाओगे, तब ना फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा। ये बात है। आप बोलेगा सर इसमें क्या आपने नया बता दिया? ये तो हम पहले से जानते थे कि ये जो लेंस है वो कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी का होता है, ये डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी का है। और इस स्लाइड में इसके अलावा और कुछ हमने सीखा भी नहीं। लेकिन रुकिए 1 मिनट, आइए हम सिचुएशन को थोड़ा पलटते हैं। अब हम लेंस को कर देते हैं रेयरर, मीडियम को डेंसर। मैं आपको बताता हूं, लिक्विड CO2 जो होता है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.6। कितना होता है? 1 बताओ तो ग्लास के रेस्पेक्ट में वो डेंसर हो गया कि नहीं? अब हम ग्लास से बने लेंस को ले जाके लिक्विड CO2 में डाल दें तो ऑब्वियसली आपका सराउंडिंग डेंसर हो गया, लेंस रेयरर हो गया। नहीं समझ में आया? हाँ ठीक है। तो यही हो रहा है यहाँ, यही हो रहा है। म्यू ऑफ, अरे म्यू ऑफ सराउंडिंग नीचे जाएगा तो म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग लेस देन 1 को इधर लाया जाए तो म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग -1 लेस देन 0। तो बाबू हम अगर बात करें अगर फॉर किसकी? कॉन्वेक्स ना, पहले कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं। तो बाबू 1 अपॉन फोकल लेंथ म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग -1 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2, ऐसा ही ना होगा? बताइए ना थोड़ा, ये इसके लिए मैंने क्या बताया है? कॉन्वेक्स के लिए ये क्या बताया है? ये तो हमको लग रहा है तुमको भी याद होगा। हाँ सचिन नाम है तुम्हारा, ये तो हमको लग रहा है तुम भी बता देगा। हाँ पॉजिटिव की नेगेटिव? देखो क्या बात है, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। और ये कैसा आया है?
ये तो नेगेटिव आया है, ग्रेट लेस देन जीरो का नहीं, तो ये बाबू मेरे क्या आ गया, मतलब क्या हुआ कि 1 अपॉन फोकल लेंथ, 1 अपॉन फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ मतलब ये हुआ कि लेंस तो कॉन्वेक्स ही है, लेंस तो कॉन्वेक्स ही है, लेकिन अगर हम रेज को भेजे फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा है, मतलब क्या, फोकल लेंथ कहीं इधर होगा का मतलब अब इसको क्या करना पड़ेगा, डाइवर्ज करना पड़ेगा। यानी कि वो लेंस जो अपने जन्म से ही किस नाम से जाना जाता था, कौन, आज वो बिहेव करने लगा। आप देख रहे हैं, ये तो नहीं, एक्सेप्शन तो उसको बोला जाता है जिसका रीजन हमको नहीं पता, रीजन पता है ना, हाँ, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से हम इसको एक्सेप्शनल बिहेवियर कह सकते हैं। अरे सिचुएशन के हिसाब से हम इसको एक्सेप्शनल बिहेवियर कैसा, इसीलिए मैंने कहा था, आप याद करिए, वो दिन याद करिए जब मैंने कहा था कॉन्वेक्स सुनते ही फोकल लेंथ क्या मानना, पॉजिटिव, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि लेंस के केस में एक एक्सेप्शन आएगा एक दिन, आज वो दिन आ गया है। चलिए ठीक है, बात करेंगे फॉर क्या, फॉर कॉनकेव 1 अपॉन फोकल लेंथ म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग -1, 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2। बताओ कॉनकेव के लिए ये कैसा बताया मैंने, बस अब यही तक था, अब इसके अब आप जाइए, भूल जाइए, छू मंतर ये नेगेटिव आएगा, और ये कैसा आया है, ये भी नेगेटिव ही ना आया है। तो आप बताइए, दो नेगेटिव चीजों का मल्टीप्लीकेशन यानी फोकल लेंथ, यानी लेंस है कॉनकेव, लेंस क्या है, कॉनकेव है, लेकिन उसका फोकल लेंथ इधर ना आ रहा है, माने फोकल लेंथ पॉजिटिव का मतलब फोकस इधर ना आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये कन्वर्ज करेगा और यहां मिलेगा। एक्सेप्शनल बिहेवियर ये तब शो करेंगे जब बाहर का मीडियम डेंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो ये याद करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। नॉर्मल सिचुएशन जिसमें बाहर का मीडियम रेयरर है, जो जिस नाम से जाना जाता है उसी काम से जाना जाएगा। देखो तुम लोगों को मैं एक जमाने में बहुत खतरनाक शायर भी हुआ करता था। अच्छा कभी किसी दिन है, अच्छा किसी दिन ऐसा मूड रहा, नहीं अभी समय नहीं है, देखा जाएगा। शांत रहो। नहीं, शायर बनने का रीजन क्या होता है, अब रहने दो यार, अब तुम लोग रुलाओगे। इधर देखो, अच्छा मैं किसी दिन ऐसा मन करे, अरे यार एक तो मेरा गला ठीक नहीं है, मैं कह रहा हूं कि ये अगर नॉर्मल सिचुएशन है का मतलब बाहरी मीडियम अगर रेयरर है तो ये जैसे बिहेवियर के लिए जाना जाता है वैसा ही बिहेवियर करेगा। मैंने कहने का मतलब है कि यही ना वो वाला सिचुएशन है, ये कन्वर्जिंग तो ये डाइवर्जिंग, लेकिन बाहरी मीडियम अगर डेंसर हो जाए तो ये उल्टा बिहेवियर शो करेगा। याद हो गया आपको? बस यही कंक्लूजन भर हमको समझ लेना है। क्लियर है? अब आइए, नहीं अभी 5 मिनट समय है। क्या करते हैं कि अब की बार हम एक लेंस लेते हैं, बोलिए ना, अब हो गया, अभी सराउंडिंग अब हमारे लिए हवा ही रहेगा हमेशा, वो सराउंडिंग कोई और मीडियम वाला कॉन्सेप्ट वही तक था। अब सराउंडिंग हम क्या मान के चलेंगे? हवा मान के चलेंगे। तो हवा मान के चलेंगे तो म्यू ऑफ एस कितना हो जाएगा? तो म्यू ऑफ लेंस को हम लोग कुछ ऐसा म्यू मान लें। अब की बार ना एक स्पेशल केस ले रहे हैं जिसमें ये और ये सेम रेडियाई ऑफ कर्वेचर के, बोलिए ना, जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर उतना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर भी है। हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता है, जैसे यू नो हमारे आंखों में भी एक लेंस है, तो हमारी आंखों का लेंस इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, थोड़ा सा ठीक से नहीं बना है। तो इधर वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर ना बहुत बड़ा होता है, समझ रहे हो? इधर वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा छोटा होगा। आंखों का लेंस ऐसा होता है।
ना। तो ऐसा हम लोगों को लगता है कि हर बार इधर वाले का बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो 90% केस में आपको ऐसा देगा कि इधर वाले का जो होगा इधर वाले का भी वही होगा। तो बताइए इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे? 1 अपन फोकल लेंथ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ना, और 1 अपन R1 की जगह पे प्लस आर माइनस 1 अपन R2 की जगह पे अरे R2 की जगह पे इधर ना, तो माइनस आर, तो मिला जुला के 1 अपन फोकल लेंथ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 और 1 अपन आर प्लस 1 अपन आर 2 अपन आर। तो बताइए यहां से आपको 1 अपन फोकल लेंथ कितना मिला? तो 2 इंटू म्यू माइनस 1 अपन आर। और ये याद रखने वाली बात है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर अगर सेम हो जाए तो कॉन्वेक्स लेंस का 1 अपन फोकल लेंथ, इसी फॉर्म में हम लोग याद करते हैं, फोकल लेंथ के फॉर्म में याद नहीं करते हैं, 1 अपन फोकल लेंथ। और हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि 1 अपन फोकल लेंथ को पावर का, अरे भाई 1 अपन फोकल लेंथ पावर कहला, 10वीं क्लास भूल गए क्या? पावर। एक्चुअली हम पावर का फॉर्मूला याद कर रहे हैं, नहीं समझे? 2 इंटू म्यू माइनस 1 अपन, या फिर अगर इसको पलट दीजिएगा तो R अपन 2 इंटू म्यू माइनस 1, ऐसा भी हो जाएगा। क्लियर है? बोलो एक और स्पेशल केस। अब इस केस में एक केस निकालेंगे, समझ रहे हो? अगर म्यू 1.5 हो जाए, क्योंकि लेंस जनरली ग्लास का लेते हैं एंड ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो अगर म्यू 1.5 हो जाए, ए बाबू अरे तो है, अगर 1.5 हो जाए 1.5 माइनस 1 कितना? 0.5, और 0.5 इंटू 2 कितना? 1। नहीं समझे? यानी F बराबर हो जाएगा और ये कमाल का रिजल्ट इसलिए है क्योंकि मिरर के केस में याद करिए फोकल लेंथ हमेशा R/2 होता है, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं। आप मीडियम कुछ भी रख लीजिए, आप उसको हवा में रखिए, ले जाकर पानी में डुबाइए, अरे बोलिए। लेकिन लेंस के केस में फोकल लेंथ R के बराबर है, और ये हमेशा नहीं आएगा, इसके लिए बहुत सारे कंडीशंस हैं। पहली बात, सराउंडिंग कौन होना चाहिए? हवा होना चाहिए। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए? 1.5 होना चाहिए, और दोनों रेडियाई ऑफ कर्वेचर सेम होना चाहिए। उस केस में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वही फोकल लेंथ होता है। क्लियर है? चलो एक बस ये केस हम लोग देखेंगे फॉर कॉनकेव लेंस, बस हो गया। फॉर कॉनकेव लेंस हो गया, अभी 2 मिनट समय है। फॉर कॉनकेव लेंस, तो बाबू कॉनकेव लेंस के लिए अगर ये R और ये भी क्या, तो 1 अपन फोकल लेंथ म्यू माइनस 1, 1 अपन R1 में R1 ये ना है, तो 1 अपन कितना? माइनस R, माइनस 1 अपन R2 में R2 ये ना है, तो ये प्लस R ना हो जाएगा, माइनस 1 बाई R माइनस 1 बाई R माइनस 2 बाई R, तो ये 1 अपन फोकल लेंथ हो जाएगा माइनस 2 बाई R, और ये म्यू माइनस 1 तो रहेगा ना। बोलो बोलो, इसी को पलट लोगे तो तुमको फोकल लेंथ में मिल जाएगा माइनस R डिवाइडेड बाई 2 इंटू म्यू माइनस 1। क्लियर है? और इसी में अगर हम लोग म्यू की वैल्यू 1.5 ले लें, बोलिए ना, तो उस केस में बताइए फोकल लेंथ कितना आ जाएगा? 1.5 माइनस 1 0.5, 0.5 इंटू 2 1, तो दिस विल बिकम माइनस। एक चीज आप नोटिस करिएगा कि जो रिजल्ट यहाँ आया है 2 इंटू म्यू माइनस 1 अपन आर, ठीक वही रिजल्ट यहाँ भी आया है 2 इंटू म्यू माइनस 1 अपन आर, बस वो आया है पॉजिटिव, ये आया है। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है? पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है? इसीलिए ये सब नेगेटिव में आया है। बात समझ रहे हो? नहीं एकदम, मेरे लिए बस 1 मिनट और रुकना और चले जाओ, 1 मिनट। मैं बात कर रहा हूं फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, इसका कितना? R, तो 1 अपन फोकल लेंथ म्यू माइनस 1, 1 अपन R1, R1 की जगह पे इनफाइनाइट ना, माइनस 1 अपन R2। अब R2 का मतलब हुआ इसका, तो प्लस R की माइनस R, इसका सेंटर इधर ना होगा, माइनस R। तो बच्चों 1 अपन फोकल लेंथ म्यू माइनस 1, और 1 बाई R ना है, तो बस नीचे में R आ जाएगा, या फिर यहां से फोकल लेंथ निकालोगे तो R अपॉन म्यू माइनस 1। बस एक चीज हमको ये समझाना है, अच्छा 1 अपन फोकल लेंथ क्या? पावर ना होता है,
बस ये देखिए कि इसमें आया है 2 इंटू म्यू माइनस 1 अपन आर, 2 इंटू म्यू माइनस 1 अपन 2 इंटू म्यू माइनस 1 अपन, और ये आया है म्यू माइनस 1 अपन आर। बस 2 गायब है, यानी उसका ये आधा है, तो लेंस वो तो आधा है। अरे भाई इसी को तुम काटना दो बीच में से, तो इधर वाला आर और ये ऐसा प्लेन नहीं हो जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा, लेंस को आधा काट दीजिएगा बीच में से, उसका पावर सीधे आधा हो जाता है। ये टी 2 इंटू म्यू माइनस 1 अपन आर, वो म्यू माइनस 1 अपन आर, यानी जितना पतला लेंस उतना कम पावर। आपने देखा होगा कि किसी का चश्मा अगर बहुत मोटा दिखता है, देखते हम एक को बात पूछते हैं, अरे तुम्हारे चश्मा में तो बहुत ज्यादा पावर। अरे मोटा भी तो है, मोटा है, ज्यादा पावर है। चश्मा पतला रहेगा तो पावर कम रहेगा। ये बात समझ में आया? ठीक है। सिमिलरली अगर हम मान लीजिए, एक मिनट जाते जाते भी देख सकते हैं, प्लेनो कॉनकेव की बात करें तो वो तो ऐसा ना होगा, इनफाइनाइट और ये आर 1 अपन फोकल लेंथ म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपन R1 की जगह 1 अपन इनफाइनाइट माइनस 1 अपन R2 की जगह पे प्लस आर। तो ये ऐसा हो गया। तो मिला जुला के 1 अपन फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, माइनस साइन को सामने लेके जाओ, म्यू माइनस, यही ना आया? अरे जो इसका आया वही इसका भी आया, बस उसका प्लस आया इसका, क्योंकि वो कॉन्वेक्स था, ये कॉनकेव है। तो इस तरीके से ये सारी बातें आप देखिएगा, आपके किताब में बिल्कुल ऐसे ही लिखी हुई। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर, होगा।